इन्फ्लेशन वो प्रोसेस है जिससे ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में काफी ज्यादा एनर्जी होती है और उसकी वजह से ग्रेविटी भी रिपल्सिव बन जाती है। वही एंटी ग्रेविटी फोर्स ब्रह्मांड को दूर धकेलती है। जैसे कि इसके इस किनारे पर लगा ये ग्लास इस बड़े और स्मूथ एक्सपेंस में उड़ जाता है। इसी तरह से जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब वो काफी छोटा और गंदा था, मगर बाद में वो काफी बड़ा और काफी स्मूथ हो गया। अगर ये बात सही है तो हम आज जिस विशाल ब्रह्मांड को देख रहे हैं वो शुरुआत में एक छोटे से कण जैसा था। सच कहें तो एंथनी का मानना है कि एक ब्रह्मांड को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो तो शायद हमारे हाथों में ही है। हमने देखा कि किसी भी ऐसी जगह पर इन्फ्लेशन शुरू हो सकता है जिसका मास करीब 10 किलो हो। उस 10 किलो से हम इतनी बड़ी चीज बना सकते हैं जो फैलकर हमारे ब्रह्मांड जितनी बड़ी हो सकती है। ये बात सुनते ही आपके मन में सवाल आया होगा कि सिर्फ 10 किलो, इतना कम? क्या इतने से काम हो जाएगा? एंथनी ने हिसाब लगाया कि 10 किलो के किसी भी मास से एक पूरा ब्रह्मांड बन सकता है, मगर शर्त यह है कि वो सही तरीके से हो और उसे 1000 लाख करोड़ डिग्री पर गर्म किया जा सके। आज हमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर जिनीवा स्विट्जरलैंड के लार्ज हेड्रन कोलाइडर में मिल सकता है। यहां छोटे छोटे पार्टिकल्स करीब करीब लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं। वो जब एक दूसरे से टकराते हैं तब टेम्परेचर सूरज के सेंटर से करीब 1 लाख गुना ज्यादा हो जाता है। मगर यह इतना नहीं होता कि इससे एक नया ब्रह्मांड बन सके। इस कोलाइडर को हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम ऐसे कोलाइडर्स और एक्सेलरेटर्स बना लेंगे और उनसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि इन्फ्लेशन शुरू हो सके। मगर ईश्वर बनने के नतीजे भयानक हो सकते हैं। छोटा सा ब्रह्मांड बनाने की ये बात कई लिहाज से खतरनाक भी हो सकती है। वो शायद उस स्पेस को ही निकल जाए जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। हम जो छोटा सा बुलबुला बनाएंगे वो लाइट की स्पीड से बढ़ेगा और वो सामने आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर देगा और उससे वो ब्रह्मांड उस फेज में चला जाएगा जहां हम बच ही नहीं सकते। एक सिविलाइजेशन के तौर पर यह एक बहुत बड़ा जुआ होगा और हो सकता है सूरज से बचने की कोशिश में हम शायद पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर डालें। और यही हमारी लिमिट है। अगले कुछ 100 करोड़ साल में एंथनी के स्पेस में सैर करने वाले डिसेंडेंट्स के पास इतना वक्त होगा कि वो सोलर सिस्टम जितना बड़ा कोलाइडर बनाने के बारे में सोच सके। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो इससे एक इन्फ्लेशन रिएक्शन शुरू होगा और एक पैरेलल ब्रह्मांड बन जाएगा। मगर इसमें भी एक बाधा है। अफसोस की बात यह है कि अगर हमने एक छोटा ब्रह्मांड बना भी लिया तो उस ब्रह्मांड में जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे ब्रह्मांड और उस नए ब्रह्मांड को जोड़ने वाला ब्रिज काफी छोटा होगा और बहुत जल्दी टूट भी जाएगा। सेकंड के कुछ भाग में ही वो खत्म हो जाएगा। अगर हमने उसके पार जाने की कोशिश की तो हो सकता है कि हम एक ब्लैक होल में पहुंच जाएं। जाहिर है कि वो ब्लैक होल भी इतना छोटा होगा कि हम उसमें समा नहीं पाएंगे, मगर हम उसे वहीं पर छोड़ जरूर सकते हैं। अगर किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता सिर्फ एक ब्लैक होल ही हो तब हम वहां तक कैसे जाएंगे? ये साइंटिस्ट इस खोज में लगे हैं कि हम आज तक के सबसे बड़े एस्केप को कैसे अंजाम दे सकते हैं। अगर ये कामयाब हो गए तो हम बच जाएंगे हमेशा के लिए। क्या हम किसी पैरेलल ब्रह्मांड में जा पाएंगे? हमारा नया घर जहां के स्टार्स लाखों करोड़ों साल तक जलते रहेंगे हमारे इंतजार में है। थ्रू अ वर्म होल। और एक साइंटिस्ट इस बात पर काम कर रहे हैं कि हमारा वो सफर कैसे मुमकिन हो पाएगा। मिचियो काको एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और साइंस फिक्शन के जबरदस्त फैन भी हैं। उनके काम से शायद जल्दी ही इन दो डिसिप्लिन्स के सपने एक हो जाएं।
वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि हम कब एक नए ब्रह्मांड का सफर कर पाएंगे। इसके लिए वो ये भी देख रहे हैं कि आज हमारी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच पाई है। ये देखने में भले ही एक साइंस फिक्शन मूवी का सेट लग रहा हो, मगर ये न्यूटन क्रीक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये आज दुनिया का सबसे मॉडर्न अप टू डेट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा लोगों के गंदे पानी को प्रोसेस करके प्योरीफाई किया जाता है और ओशंस में डाल दिया जाता है। इस लिहाज से ये हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का एक मॉन्यूमेंट है। आज हम साइंस और इंजीनियरिंग की अपनी जानकारी से पूरे शहर के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल में रख सकते हैं। मिचियो के मुताबिक ये संकेत है कि हम अब कॉस्मिक रैंक्स की ओर बढ़ रहे हैं। हम एनर्जी प्रोडक्शन पर बेस्ड सिविलाइजेशंस को देखते हैं। इनमें से टाइप 1 सिविलाइजेशन वो है जो एनर्जी के प्लैनेटरी फॉर्म्स को हार्नेस कर सकती है। वो शायद मौसम को कंट्रोल कर सकती है और शायद भूकंप के रास्ते को भी बदल सकती है। फिर वो बन जाती है टाइप 2 और वो है स्टेलर, जब वो स्टार ट्रेक के फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स की तरह स्टार्स के साथ खेलने लगती है। उसके बाद वो गैलेक्टिक स्पेस लेन्स में घूमने लगती है। तब वो स्टार वॉर्स की तरह एक गैलेक्टिक एम्पायर बन जाती है। मगर उस कॉस्मिक स्केल पर हम कहां हैं? क्या हम मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम गैलेक्टिक स्पेस लेन्स में घूम सकते हैं? नहीं, अभी हम टाइप 0 की तरह हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम भी पूरे शहर या देश की पावर को हार्नेस कर सकते हैं। मतलब ये कि हम अभी 0.7 सिविलाइजेशन हैं। अभी हमारी 0.7 सिविलाइजेशन एक शहर के नेचुरल रिसोर्सेज को मैनिपुलेट कर सकती है, जैसे कि पानी। मगर किसी और ब्रह्मांड में जाने के लिए हमें ब्रह्मांड के सबसे फंडामेंटल नेचुरल रिसोर्स को साधना होगा, स्पेस और टाइम के फैब्रिक को। मान लीजिए कि इस पानी का सरफेस हमारा ब्रह्मांड है। हम जो भी देखते या महसूस करते हैं वो सब सरफेस पर है। अब मान लीजिए कि ये हैं हम। आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से पानी के सरफेस पर फंसे हैं। मतलब हम ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते। यहां हम स्पेस और टाइम के फैब्रिक में तैर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पानी के तल पर एक और ब्रह्मांड हो। हमें उन दोनों को बस जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाना है। ज्यादातर फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि नेचर खुद पैरेलल ब्रह्मांड को साथ रहने का मौका देता है, वैसे ही जैसे पानी के दो अलग अलग प्लेन्स। मगर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन दोनों प्लेन्स को जोड़ा जा सके जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं? पानी एक भंवर में डिस्टॉर्ट हो सकता है जो ऊपर और नीचे वाले तलों को जोड़ता है। मिचियो जैसे फिजिसिस्ट्स ने पता लगाया कि भंवर की तरह शायद स्पेस ही मुड़कर इतना डिस्टॉर्ट हो जाए कि वो दो पैरेलल ब्रह्मांडों के बीच एक रास्ता बना दे। वो रास्ता जिसे वर्म होल कहते हैं। एक वर्म होल वो पोर्टल है जो हमें दो दुनिया के बीच आने जाने का रास्ता देता है, मगर वो बड़ा ही अनस्टेबल भी होता है। उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए हमें एक नया सब्सटेंस चाहिए, नेगेटिव एनर्जी। जिस तरह से एक ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन पानी को अलग कर देता है, उसी तरह से नेगेटिव एनर्जी भी स्पेस को अलग कर देगी। ये नेगेटिव एनर्जी एंटी ग्रेविटेशनल होती है। पॉजिटिव एनर्जी जहां उस होल को तोड़ना चाहती है, वहीं नेगेटिव एनर्जी उसे बचाए रखना चाहती है। अगर नेगेटिव एनर्जी काफी हो तो हम उस वर्म होल के रास्ते जा सकते हैं। हमारी पूरी सिविलाइजेशन एक वर्म होल के रास्ते एक ब्रह्मांड से दूसरे में जा सकती है। शायद नेचर ने भी हमें उसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स दे दिए हैं। एक वर्म होल बनाने के लिए हमें स्टार की पावर को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए तो ये बच्चों के खेल जैसा है, जो बड़ी आसानी से व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स का रिंग हासिल कर सकती है। आप भी स्लो मोशन में एक वर्म होल बना सकते हैं, जिसके लिए आपको स्टार्स की वेलोसिटी और उनकी संख्या बढ़ानी होगी और तब धीरे धीरे एक वर्म होल खुलने लगेगा। ये एलिस इन वंडरलैंड की एलिस के आईने जैसा होगा और फिर हम इसे स्टेबलाइज करने के लिए इसमें नेगेटिव एनर्जी डाल सकते हैं। इस तरह से बन जाएगा एक वर्म होल। अपनी सूरज की मौत के बाद भी हम और ब्रह्मांड के सारे स्टार्स तभी बचे रहेंगे जब हम कॉस्मिक इमॉर्टलिटी की साइकिल शुरू कर दें।
आज लेबोरेटरीज में नए ब्रह्मांड बनाए जा रहे हैं, फिर हम वर्म होल के जरिए वहां तक जाएंगे। ये प्रोसेस शायद लगातार चलती रहेगी। आज हम सिर्फ सूरज की दया पर हैं, मगर जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के असली नियमों को जानने लगे हैं और उन्हें साधना सीखने लगे हैं, वैसे वैसे हमें अपनी आजादी के रास्ते भी दिखने लगे। हम एक दिन सिर्फ पृथ्वी के ही नहीं, गैलेक्सी के, ब्रह्मांड के और शायद मल्टीवर्स के भी नागरिक बन जाएं। जब तक हमारी बुद्धि काम करती रहेगी, हम बचे रहेंगे।